डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024. So we'll be doing a detailed analysis of each and every objective questions that have been asked in this examination. So let's start with the very first question, and that is big and virtual image of a body is formed from. वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है. तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दे रखा है, इस ऑप्शन में जो पहला है वो है उत्तल लेंस. तो उत्तल लेंस से ही बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस में जो केस नंबर 6 होता है ना, केस नंबर 6 जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है. एक ही ऐसा केस होता है कॉन्वेक्स में, 6 केस मैंने पढ़ाया था, उसमें से एक ही ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स से. नहीं तो कॉन्वेक्स के 5 केस में इमेज जो होता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है. तो एक ही ऐसा केस होता है केस नंबर 6, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखें उस वक्त जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है. ठीक है, ये कॉनकेव में तो होगा नहीं. कॉनकेव में वर्चुअल बनता ज़रूर है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है. और ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही बनता है इमेज, तो ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा. तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. लाइट रे बेंड्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. द बेंडिंग ऑफ रे इज़ कॉल्ड एज. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जब लाइट मुड़ जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, अपवर्तन. सो द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य. व्हेन लाइट पासेज थ्रू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ. तो देखिए ग्लास से जब लाइट पास करेगी ना, एयर से दुनिया के किसी भी मीडियम में लाइट चली जाए, वैक्यूम छोड़ के, वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस हम लोग लगभग सेम लेके चलते हैं. सो एयर से किसी भी मीडियम में लाइट चली जाए, उसकी स्पीड और उसका जो वेवलेंथ होता है वो घट जाता है. क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, हमने पढ़ रखा है μ2/μ1, जो कि होता है μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. मतलब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है पहले मीडियम से, लेकिन वेलोसिटी ऐसे होता है v1/v2, उल्टा हो गया, और λ1/λ2. यानी लाइट जब एयर से किसी भी मीडियम में जाए तो उसकी वेलोसिटी और उसका वेवलेंथ घट ही जाएगा इस फॉर्मूले से. तो घटता है, इसका सही ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. Let's move on to the next question. Next question is जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है. जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा. रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ वाटर एंड ग्लासेज आर 4/3 and 3/2 रेस्पेक्टिवली. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी. ये कोई भी लड़का बना देगा आराम से. पढ़ाया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो μW विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ पे जी लिखेंगे. और बनाने का तरीका क्या है, जो पहले है वो ऊपर और जो बाद में है वो नीचे. तो वाटर का होता है 4/3 और बटे में ग्लास का होता है 3/2. ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3, तो 8/9 हो गया. सो 8/9 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 8/9. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. सबको पता है ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे. मिराज का फॉर्मेशन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, डायमंड का चमकना हो, ये सब TIR. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस μ = 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी. आपको याद होगा कि मैंने एक जादूगर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था जो NCERT में था वो क्वेश्चन. उसमें आपको बताया था सेम फोकल लेंथ हो जाए
तो लेंस के मोड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, यानी उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये बिना बनाए आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या हो जाएगा 1/f 20 रखोगे और ये μ2 माइनस μ1, तो μ2 कितना हो जाएगा μ2 1.5, ठीक है। μ2 ये होता है ना μ2 माइनस μ1/μ1, ऐसा करके रहता है फार्मूला। सो 1.5 और μ1 भी माइनस 1.5 हो गया, और इनटू में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 1.5 माइनस 1.5 0, 0 इंटू एनीथिंग गिव्स 0, सो 1/5 इज इक्वल टू 0, इसलिए f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/0 और 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट। तो अगर आपको याद होगा तो सीधे लिख दीजिए, नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं आप लेंस मेकर्स फार्मूला से। सो इट्स फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, डैट मीन्स लेंस की मोड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। यानी लाइट को ये जो फोकस पे मिलता है ना, पैरेलल लाइट जो जाती है वो फोकस पे मिलता है, वो अब फोकस इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो लाइट मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी। सो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेज ऑफ ए लेंस आर इक्वल r and refractive index of material of lens is 1.5, focal length of the lens will be। फिर से लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाया जाए, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब 1.5 माइनस 1, और दोनों का r बराबर है तो 1/r माइनस 1/ दूसरे तरफ का माइनस r होता है तो 1/-r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 निकला 0.5, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/r प्लस 1/r हो जाएगा 2/r, ठीक है। 2 से गुणा करोगे 0.5 में तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/r, पलट दिया जाएगा तो f इक्वल टू r, और एक तरफ का r प्लस होता है दूसरे तरफ का माइनस होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा f इक्वल टू प्लस माइनस r। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो पहला ऑप्शन जो है f इक्वल टू प्लस माइनस r, उसको बना लीजिए आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a convex lens is made of such a material which refractive index is 1.5. if this lens is immersed in water, म्यू दिया हुआ है वाटर का, then it will behave as। देखिए अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस, तो इसको अगर पानी में डुबा दिया जाए तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ही होता है, 1.5 से कम होता है 1.33। तो इसका नेचर तो नहीं बदलेगा, लेकिन एयर में जो इसको मोड़ने की क्षमता थी उससे इसकी मोड़ने की क्षमता कम हो जाएगा, मतलब पावर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर वही रहेगा कन्वर्जिंग, जो कन्वर्जिंग था। सो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, इसका भी ए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पावर विल बी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, और सेंटीमीटर में अगर दिया हो फोकल लेंथ तो सीधा लिखना होता है 100 फोकल लेंथ, और ये सीधा सीधा डायोप्टर में निकलता है। सो क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा, वो 100 पलट के ऊपर जाएगा तो 100/f और सीधे डायोप्टर में निकलेगा। सो 100 फोकल लेंथ 20 है, तो 20 से ये 5 बार में, मतलब 5 डायोप्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 डायोप्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी 5 डायोप्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, if two converging lenses are
इफ़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 1 फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/f1 जो कि f है प्लस 1/f2 ये भी f है, दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा 1/f कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2/f, पलट दीजिए तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू f/2, f/2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता फोकल लेंथ, सो मोर देन द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, यही सही ऑप्शन है। क्योंकि इनका जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा नहीं होता ऑब्जेक्टिव और आई पीस का, तो इससे ज़्यादा होता है दोनों के बीच की दूरी। हालांकि सेटिंग अलग अलग होती है, 2 सेटिंग होती है, एक डी पर और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है और एक इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन बहुत क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं, मोर देन द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। हालांकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, परसों के क्लास में आएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल बी, FO प्लस FE होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये FO प्लस FE होता है, ठीक है। सो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फॉर नॉर्मल आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। तो एडल्ट के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर एडल्ट के लिए, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? लाइट इज फॉर्म ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टिकल? पहला है ईथर पार्टिकल, रॉन्ग है। ये गलत थ्योरी एक बार हाइजन ने दिया था, गलत है ये। वायु कण, एयर पार्टिकल, ये भी गलत है। धूल कण, डस्ट पार्टिकल, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। फोटोन से बनती है लाइट, तो इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जो चारों ऑप्शन में से है वेव थ्योरी के आधार पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों को समझाया जा सकता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो अभी आप ड्यूअल नेचर में पढ़िएगा उसको नहीं समझाया जा, वहीं पे जाके वेव थ्योरी फेल हुई थी। तो आइंस्टीन ने जब इसको एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, तो वहाँ पे जाके वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, तो वेव थ्योरी वहीं पे बोला जाता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। हालांकि वेव थ्योरी फेल नहीं है, लेकिन वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकी। और एक और इफेक्ट होता है जिसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जगह पे कॉम्पटन इफेक्ट भी ऑप्शन रहता तो आप मार सकते थे। यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप ड्यूअल नेचर में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग, द वेव प्रोड्यूस्ड बाय 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैव। तो देखिए इसके लिए अगर कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स के लिए एकदम जो सर्टेन कंडीशन होता है वो होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस का, ठीक है, और सेम वेवलेंथ का। तो इसमें सेम वेवलेंथ नहीं दिया है, दिया है अप्रॉक्सीमेटली सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेव फ्रंट, ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो बिना कुछ सोचे डी वाला ऑप्शन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है एन लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव का पूछा है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 ऑप्शन होता है, 2n-1 λ/2 या 2n+1 λ/2। इसमें जो n शुरू होता है वो 1 से, यहाँ पे n =
1 2 3 यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे n इक्वल टू 0 से शुरू होता है। बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों फॉर्मूला सही है। तो जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से 2n+1 λ/2। फ़र्क यही है ना कि ऊपर वाले का n 1 से शुरू होता है और नीचे वाले का n 0 से शुरू होता है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो दोनों बता देता हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? मतलब एक वर्णी प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो लेजर लाइट से जो लाइट निकलती है ना, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी दूसरी लाइट ना एक वर्णी नहीं होती, अलग अलग लाइट का कॉम्बिनेशन निकलता है। तो लेजर जो है ना, लेजर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। ठीक है, सो लेजर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्यक्तीकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 9:4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है I maximum by I minimum equal to I1 plus I2 plus 2 रूट I1 इंटू I2। ये I मैक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और I मिनिमम का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 इंटू I2। ये लिखने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा समझ के खुद से लिखेंगे। यानी सब फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे जो I1 प्लस I2 प्लस जो है ना, वहाँ पे नीचे वाले में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो, I1 दिया हुआ है 9:4 है, मतलब I1 है 9, I2 है 4 प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2 है, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 बटे में 9 प्लस 4 माइनस 2 और 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस यहाँ पे जो प्लस है ना, ये वाला प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस यही फ़र्क है। तो 9 और 4 13, 36 का रूट निकला 6, 6 इंटू 2 12, 13 और 12 25, और ये देखो 36 का रूट निकला 6, 6 इंटू 2 12, 13 माइनस 12 1, तो 25/1, यानी आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो 25:1 आने वाला है। सो 25:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और बटे में I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। ये आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड देन द विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो देखो, अगर आप यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। जो कैपिटल D होता है ना, वो सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी होती है। डैट मीन्स जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, तो D बढ़ाओगे तो विड्थ बढ़ जाएगी, सो इंक्रीजेस। पहला नंबर ऑप्शन, इसका भी पहला नंबर था और ये भी पहला नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है
जिसकी क्षमता -2D है, मतलब कॉनकेव का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगी। तो देखो सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ = 1/p, सो 1/-2 है। इसका मतलब f = -0.5 मीटर, या इसी को 50 सेंटीमीटर बोला जा सकता है, -50, ठीक है। माइनस बता रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है, बाकी माइनस का और कोई यूज नहीं है यहाँ पे। माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस है बस, ठीक है। अब देखो इसका दूर पॉइंट पूछा है, तो दूर पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पे v निकालना है, u तो इनफाइनाइट हो जाएगा दूर पॉइंट के लिए। सो 1/f -50 = 1/v - 1/∞। पलट देंगे तो v आ जाएगा -50, ठीक है। और माइनस तो सिर्फ दिखा रहा है कि कॉनकेव लेंस है, मतलब v = कितना आएगा, इसको पलट दो, 1/∞ खत्म हो गया, और 1/v = 1/-50, मतलब v = -50 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 सेंटीमीटर उसका दूर पॉइंट है, तो उसका दूर बिंदु है 50 सेंटीमीटर बस। मतलब सबसे ज़्यादा उसको 50 सेंटीमीटर दूर, उसको दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो उसका जो दूर पॉइंट है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अच्छा 21 हो गया, 22। जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण से मुड़ती हैं तो इस घटना को कहते हैं व्हेन लाइट रेज बेंड फ्रॉम ए शार्प एज देन द फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। शार्प एज से जब लाइट मुड़ती है तो इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, ये पढ़ते आ रहे हो आप लोग, EM वेव से अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। ब्रूस्टर का नियम होता है, μ = tan IP। tan IP है एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। जिस एंगल पे लाइट पूरी तरह पोलराइज हो जाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन है IP। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, μ = tan IP। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल एट 60 डिग्री देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्टली पोलराइज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब प्रवर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है, पूरी तरह पोलराइज होता है। तो अभी मैंने बताया आपको μ = होता है μ = tan IP। तो यहाँ पे IP दे दिया है ना, IP आपको दे दिया है 60, तो μ = tan 60। tan 60 का मतलब होता है √3, सो μ = √3 का मतलब होता है 1.73, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.73। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया है। शुरू का कुछ क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स पे, बाकी सब इधर वेव ऑप्टिक्स पे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की क्षमता होगी। द टू लेंसेज ऑफ 2 डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े हो, P = P1 + P2, सो 2 - 3.5, सो -1.5 इज द करेक्ट ऑप्शन, -1.5 डायोप्टर, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान μ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, ऊपर भी बताया था। मतलब लेमडा ज़्यादा तो म्यू कम, तो लेमडा बढ़ने से म्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गलत मार दिया मैंने है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, डिक्रीज, सो ऑप्शन नंबर B, ठीक है। सो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, इसलिए लेमडा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27, डिक्रीजेस, घटता है। बाकी ये सब छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस द मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज।
तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो ये आ गया डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? सबको पता है, डिस्पर्सन। हालांकि ये ये फिनोमेना मिक्स है। प्राइमरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार TIR, और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार TIR। तो ये मिक्स फिनोमेना है, लेकिन 7 रंग अलग अलग जब हो जाते हैं वाइट कलर से तो उस फिनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डिस्पर्सन। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? व्हेन व्हाइट लाइट पासेज थ्रू ए प्रिज्म देन विच कॉम्पोनेंट हैज़ मैक्सिमम डेविएशन। तो देखो, प्रिज्म से जब वाइट लाइट क्रॉस करती है ना ऐसे, तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है ना वो वायलेट होता है, सबसे कम मुड़ता है वो रेड होता है। अभी मैंने बताया जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका म्यू कम। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो रेड का म्यू सबसे कम होगा, इसीलिए रेड सबसे कम मुड़ता है। वायलेट का म्यू ज़्यादा होगा क्योंकि वायलेट का लैम्डा कम होता है, इसलिए वायलेट ज़्यादा मुड़ा। जिसका म्यू ज़्यादा वो ज़्यादा मुड़ेगा। सो अलग अलग कलर के लिए सेम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ये भी पढ़ाया गया है। सो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बैगनी, वायलेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। और इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में, एकदम आसान क्वेश्चन है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष तथा आपेक्षिक अपवर्तनांक के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक उत्तल लेंस पानी में पूर्णतः डूबा हुआ लेंस की क्षमता घट जाती है। देखिए, जब एयर में रहता है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। उसके कंपैरिजन में जब पानी में डुबाया जाएगा तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है और इसका निवारण कैसे होता है? तो आइज में ये पढ़ लीजिएगा। कोणीय बड़ विक्षेपण और बड़ विक्षेपण क्षमता पढ़ाया जा चुका है। सूर्योदय के समय पूरब का क्षैतिज लाल क्यों प्रतीत होता है? ये आपको पढ़ाया गया है। वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये भी पढ़ाया गया है। तरंगाग्र की परिभाषा द डिफाइन वेव फ्रंट, ये है आपका वेव ऑप्टिक्स, अभी नहीं पढ़ाया गया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं पढ़ाया गया है, ये भी आपका वेव ऑप्टिक्स से। विवर्तन का कारण क्या है? डिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है? ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया वेव ऑप्टिक्स से। पोलराइड क्या है? ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये भी वेव ऑप्टिक्स है। तो 6 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का था, आप सब बना सकते हैं। इसमें से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी अभी नहीं पढ़ाया गया है। बाय अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्मॉल, आ जाएगा 1-2 क्लास में। ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा गया, अभी नहीं पढ़ाया गया। वर्ड विक्षेपण क्षमता क्या है? विचलन रहित वर्ड विक्षेपण पढ़ा दिया गया है, बना सकते हैं। हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है? ये सब अभी नहीं पढ़ाया गया है, ये अभी पढ़ाया जाएगा आपको वेव ऑप्टिक्स में। यंग के व्यक्तिकरण के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन पूछा है। सो these are the question asked in the month of October. So I hope you enjoyed the video. So thank you so much.